वेलकम टू चैनल यूजीसी नेट लॉ। जैसा कि आप सभी को पता है हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। पीवाईक्यू सीरीज का आज 11वां क्लास है जिसमें आप सभी को मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसा कि मैंने बताया था यूनिट 6 के क्वेश्चंस आपके साथ होंगे। पूरा क्या सिस्टम है, यूनिट 6 के क्वेश्चन आज भी आप लोगों को 5 PM मिलेंगे, कल भी 5 PM मिलेंगे और JRF अड्डा पे तो 7 PM हम लोग उसकी लेकर आएंगे मैराथन। लगभग शायद वैसे तो फ्राइडे को होती है, बट इफ आई हैव एन सम वर्क सो आई विल टेक दैट क्लास ऑन सैटरडे। तो वो आप लोगों को, जैसा कि आप JRF अड्डा चैनल पे जाएंगे या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी अपडेट वहां मिलती रहेंगी। सबसे पहले अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजीसी नेट की बात करें, लॉ की बात करें, ये तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनने वाला है लॉ के बच्चों के लिए। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतना आप ही के लिए बेनिफिट हो जाएगा। सो क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? क्या इफेक्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर्स का इन फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन पे एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर का क्या इफेक्ट होगा? देखो, दो चीजें होती हैं, आप सभी को पता है। एक होता है प्रपोजल। प्रपोजल मतलब क्या तुम मेरा फोन 5,000 रुपए का खरीदोगे, इट इज प्रपोजल। तो जिससे किया जाएगा वो एक्सेप्टेंस देगा। जब वो एक्सेप्टेंस, मान लो एक बार उसने एक्सेप्टेंस को निकाल दिया यहां से, मतलब मान लो अगर पोस्ट ऑफ वो आया था लेटर से, तो अगर उसने एक बार अपने पास से निकाल दिया तो अब ये प्रपोजल साहब इसको जो अपना जो प्रपोजल को विड्रॉ नहीं कर सकते। जब तक इन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं दी तब तक इनके पास राइट है कर सकते, उससे पहले नहीं। और जब ये एक्सेप्टेंस प्रपोजल साहब के पास पहुंच गई तब ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो यहां बात हो रही है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। ऑफर जो दिया उसका एक्सेप्टेंस हो गया तो उसका क्या मतलब होगा? जब जो आप, क्या मेरा फोन तुम 5,000 का खरीदोगे, सामने वाले ने कहा हाँ खरीदूंगा, तो उसका क्या मतलब होगा? अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा ओनली आफ्टर ऑफर है। कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट होता है? जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड ओनली आफ्टर एन ऑफर इज रिजेक्टेड। नहीं, ऑफर रिजेक्ट होने पे कैसे हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट क्रिएटेड आफ्टर, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड ओनली आफ्टर ऑफर इज अवेलेबल। नो। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड। हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक क्वेश्चन को सोचना है, समझना है तब, क्योंकि हर एक ऑप्शन मैंडेटरी होता है कि जरूरी आराम से पढ़ोगे तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत हद तक दे दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या प्रस्ताव की स्वीकृति का अनुबंध करने गठन के का संदर्भ में क्या प्रभाव होता है? एक प्रस्ताव को स्वीकृति के बाद भी अनुबंध बनता है। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट। तो अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म व्हेन देयर इज अ वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जब एक वैलिड ऑफर होगा, वैलिड एक्सेप्टेंस। वंस एन ऑफर इन एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी, एक बार ऑफर एक्सेप्टी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, दे लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट कम। जो लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट एक्जिस्टेंस में आ जाएगा, देयरफॉर एक्सेप्ट, इसीलिए हम लोग कहेंगे जो एक्सेप्टेंस है वो एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो एक्सेप्टेंस है वो जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? चलो अगला बताओ। अब प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने का कैसे कन्वर्ट करोगे? प्रपोजल दिया, क्या मेरा फोन तुम 5,000 का खरीदोगे, कब हम कहूंगा, कब मैं कह सकता हूं ये प्रॉमिस में है? कब? एक्सेप्टेंस। जब सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके मैं खरीदता हूं। तो कब क्या क्या और सारे कंडीशंस हो सकते हैं? एक्सेप्टेंस मस्ट बी, एक्सेप्टेंस किस तरीके का होना चाहिए? क्वेश्चन ये है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी, एक्सेप्टेंस किस तरीके का होना चाहिए, बताइए। तो सीधी से जो एक्सेप्टेंस है बेटा वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होनी, पूर्ण होना चाहिए। ये ना हो कि कोई कंडीशन लगी तब मैं खरीदूंगा, तब एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं है। जब तुम फोन में टेम्पर्ड लगवा दोगे तब मैं खरीदूंगा, तो ये ऐसी कोई भी, तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, ये कंडीशनल है, जब हो जाएगा तब मानते हैं। तो और एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, मतलब पूर्ण होना चाहिए, बिना कोई शर्त का होना चाहिए। बिल्कुल सही बात।
कंडीशनल एक्सेप्टेंस माना नहीं जाता, रैंडम भी नहीं माना जाता, और अगर जो एक्सेप्टेंस है वो एक यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होना चाहिए। तो ए बी एंड ई इज द राइट आंसर, ए बी एन ए, टू का ए बी एंड ई इज द राइट आंसर। तो ए बी ई ए बी ई है कहां पर है, थर्ड का थर्ड, ए बी एंड ई इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 7 में आप जाओगे तो लिखा है प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस, प्रपोजल और प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरा, एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर होना चाहिए, ठीक है। अगला बताओ, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। जो एक्सेप्टेंस है कम्युनिकेशन की वो पूरी हो जाएगी एज अगेंस्ट द प्रपोजल। कब पूरी हो जाएगी बताइए। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल, प्रपोजल के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब पूरी हो जाएगी बताइए बेटा। देखो सीधी सी बात, मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग से भी बताया था, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। जब जिसको एक्सेप्टेंस के लिए कहा गया है वो अपनी एक्सेप्टेंस को अपने पास से विड्रॉ, अपने पास से निकाल दे, आउट ऑफ द पावर हो जाए, कि मतलब अब मेरे पास पावर नहीं है एक्सेप्ट है, ठीक है। जब एक्सेप्टर अपनी बात को कह दे तब हो जाएगी। व्हेन पोस्टेड टू हिम, ठीक है, ये प्रॉपर है लेकिन फुल आंसर नहीं, वेट करते हैं, यहां सही लग रहा है। व्हेन इट इज पोस्टेड टू हिम, जब ए के द्वारा पोस्टेड टू हिम, ये देखा जाता है इसमें पार्टीज के नाम नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल, नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, नॉलेज में जरूरत नहीं है, नॉलेज अगर आ गया तो एक्सेप्टेंस भी रिवोक नहीं कर सकते। यहां ये बात कर रही है कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल, जब लेटर इज डिस्पैच्ड, व्हेन द लेटर कंटेनिंग द एक्सेप्टेंस, ये बेटा आंसर नहीं, मैं आपको बताऊं सही है एक्चुअली, ये ए बी सी डी ऑप्शन है। तो पोस्टेड टू हिम तो ठीक है अभी, लेकिन वेट करते हैं। व्हेन इट इज पोर्ट इन अ कोर्ट ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू द आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये ज्यादा प्रॉपर है। व्हेन इट इज पोर्ट इन अ कोर्ट, वो ऐसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में रखा गया है कि वो एक्सेप्टर के पावर से आगे बढ़ जाए। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो सेक्शन नंबर 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर जाओगे तो वहां लिखा है कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है उसे रखा जाएगा सो एज टू द आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, ठीक है। अगला बताइए। अगला बताइए, फोर्थ वन। सॉरी। So, so the communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of proposal. Communication of proposal complete हो जाएगी when it comes to the knowledge of person to whom, जिसकी नॉलेज, जिसको करना है उसकी नॉलेज में आ जाए। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इशू ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द, जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू whom इट इज मेड, बिल्कुल सही बात है। सेक्शन 4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद इशू ऑफ कंप्लीट, जो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इशू ऑफ कंप्लीटनेस की बात करता है कि किस तरीके से जो कंप्लीटनेस है वो सही हो जाएगा। तो ए एंड आर आर फ्री एंड करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, फोर्थ का डी। assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। assertion भी सही है, रीजन भी सही है, आर भी, जो क्योंकि वही बात है, ये बिल्कुल सही बात, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ, जिसको करा गया उसके नॉलेज में आ जाए। और ये कहां पे दिया गया, सेक्शन नंबर 4 में दिया गया, तो करेक्ट रीजनिंग भी है ये। अगला बताओ। बताओ बेटा, मैथ लिस्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो।
बताओ, मैच लिस्ट एंड लिख द 2F 2E 2A 2C, क्या आंसर हो जाएगा? तो देखो बेटा, सभी को पता है 2A तो प्रपोजल हो जाता है, तो सी का फर्स्ट ऑप्शन सही है सबसे पहले। फिर 2B पे प्रोमिसर, ये जो प्रोमिसर है इधर आ जाएगा, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ये इस तरीके से। तो टू का फर्स्ट हो जाएगा प्रपोजल। फिर उसके बाद आपका 2B, जो 2C है वो हो जाएगा प्रोमिसर प्रोमिसी। ठीक। फिर उसके बाद ई पे एग्रीमेंट हो जाएगा, एफ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जाएगा। इसलिए ए का फर्स्ट, डी का सेकंड, ए का फर्स्ट, डी और डी का सेकंड, ए का फर्स्ट, एक मिनट, ए का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। ए का फर्स्ट तो यही है, फिर डी का फोर्थ की बात हो रही है, एक मिनट, बी का क्या है, बी का फोर्थ। ऑप्शन कहीं कुछ गलत 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 कर मेरा, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, ये ऑप्शन हो जाएगा, फिफ्थ का थ्री आंसर इधर है। एक मिनट में फिर से कुछ गलत हो गया, क्या कर रहा हूं मैं? अरे यार सिर्फ सॉरी सॉरी बेटा। सी का सेकंड है, बिल्कुल सही। डी का फर्स्ट है, बिल्कुल सही। ठीक है। यही थोड़ा सा हल्का सा अगर आपने जल्दबाजी करने की कोशिश करी, इट इट कौन, ए का आपका हो जाएगा थर्ड, तो ए का थर्ड, तो ये बेटा हो जाएगा फिफ्थ का सेकंड इज द राइट आंसर, फिफ्थ का सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, बताओ। सिक्स्थ का बताओ बेटा। बताओ बेटा, सिक्स्थ का बताइए। देखो कह रहा है, अ माइनर फ्रॉडुलेंटली मिस रिप्रेजेंट, जो माइनर है वो फ्रॉडुलेंटली एज को मिस रिप्रेजेंट करेगा, इज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। माइनर जो है फ्रॉडुलेंटली मिस रिप्रेजेंट करता है एज का, इज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो सिक्स्थ का फर्स्ट हो गया, बिल्कुल सही। अगला क्या करता है, बताओ। तो माइनर अगर यहां बात हो रही है मिस रिप्रेजेंटिंग हिज एज इज नॉट स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द, एक नाबालिग को धोखाधड़ी करने अपने उम्र से बता वह अपने कथन की सत्यता को नकारने से रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल सही बात है। माइनर है, अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी कैसे कोई रोक सकता है, वो माइनर है, उसकी बात को मानेंगे ही नहीं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही। a minor fraudulently misrepresent is denying from, ये गलत है। माइनर जो है वो उस पर किसी का कुछ कब्जा ही नहीं, किसी पर कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, इसलिए ये आंसर नहीं सही होगा। स्टॉपर डस नॉट ऑपरेट अ रेंडर स्टैट्यू इनफेक्टिव एज सो माइनर ऑलवेज ऑलवेज वाइट। माइनर का डस नॉट ऑपरेट अ रेंडर, स्टॉपर से ये मतलब नहीं हो जाएगा कि जो स्टैट्यू है वो इनफेक्टिव, और स्टॉपर की बात ज्यादा रेलिवेंस है तो। एंड सो अ माइनर एग्रीमेंट इज ऑल, हमेशा जो माइनर एग्रीमेंट है वाइट होगा। स्टॉपल का नाम को अप्रभावी नहीं बनाना, इसलिए नाबालिग को अनुबंध अपने शून्य होगा, तो उसके द्वारा जो नाबालिग के द्वारा जो अनुबंध है वो बिल्कुल गलत है, और उससे कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड इज मतलब सिक्स का बी इज द राइट आंसर, सिक्स का बी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं, अ माइनर फ्रॉडुलेंटली मिसरिप्रेजेंटेड एज इज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम denying the truth of that, this means minor can still claim their age even if they lied earlier। स्टॉपल कैन नॉट बी यूज टू मेक द स्टैट्यू इनफेक्टिव, स्टॉपल जो है वो स्टैट्यू को इनफेक्टिव कर सकता है, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट इनटू बाय द माइनर, इसीलिए स्टॉपल कैन नॉट बी यूज टू मेक इट स्टैट्यू, स्टॉपल जो है वो स्टैट्यू को इनफेक्टिव कर सकता है, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट इनटू बाय द माइनर, कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के द्वारा करा जा रहा है वो हमेशा वॉइड होगा अंडर द लॉ, ऑलवेज वॉइड अंडर द लॉ। ठीक है। चलो अगला बताइए। चलो,
Acceptance is to a offer what a lighted matchstick is a train of gunpowder. Acceptance is to a offer is what a lighted match is a train of gunpowder. Acceptance क्या एक ऑफर है जो एक ट्रेन ऑफ गन पाउडर की तरह है, ठीक है। एक्सेप्टेंस को सेपरेट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्टेंस को ऑफर से कतई सेपरेट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। गलत लिखा है, गलत 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 गलत, सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही गलत। एक्सेप्टेंस को ऑफर से सेपरेट गलत है, एक्सेप्टेंस को सेपरेट कर सकते हैं, और एक्सेप्टेंस अलग है, ऑफर अलग है, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस आता तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर अ वाटर लाइटेड, एक बार गोली चला दी तो उससे मतलब, तो इसलिए इसका 7 का ए इज द राइट आंसर, ए इज टू आर इज फॉल्स। तो यही बात, सीधी सी बात विलियम जोन्स ने कहा है, वंस ऑफ विलियम जोन्स के पहला स्टेटमेंट है, ये कहते हैं once acceptance is to offer what a lighted majestic is a trade of gunpowder, ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है उस तरीके से। और एक्सेप्टेंस को हम लोग ऑफर सेपरेट नहीं कर सकते, गलत है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, ये दोनों ऐसे अलग अलग एलिमेंट कर सकते हैं। अगला आर एट्थ पे, एट्थ बताइए बेटा। प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, प्रपोजल जो है वो कभी भी रिवोक हो सकता है बिफोर द कम्युनिकेशन इज एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड। प्रपोजल कभी भी रिवोक हो सकता है जब तक एक्सेप्टेंस ना कर दे एक्सेप्टर, ठीक है। एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल, मतलब कि जब तक एक्सेप्टेंस को वो डिलीवर ना कर दे या भेज ना दे या सेंड नहीं कर दे तब तक कभी प्रपोजल रिवोक होता है, बिल्कुल सही बात करिए। सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, बिल्कुल सही बात है। सेक्शन 1 में क्या है, बेसिक। सेक्शन 2 कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, फिर आपका जो सेक्शन नंबर 4 बात करता है कम्युनिकेशन, 5 पे हमारा वो बात, तो 3 पे किस तरीके से कर सकते हो, 4 पे कम्युनिकेशन कब कंप्लीट, 5 पे रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की बात करता है, इसलिए बिल्कुल सही बात है बेटा 5 की। तो इसका अगर देखा जाए तो इसका आंसर ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसी का ये रीजन है, ठीक है, देख सकते हैं वही चीज है, ठीक है। अगला बताओ, विच इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट एग्रीमेंट बाय द माइनर इज वाइड, किस केस में कहा गया एग्रीमेंट बाय माइनर इज वाइड। ये तो आपको सोते हुए भी बता दोगे तो यू कैन टेल द आंसर, इट इज नॉट सो, इट इज वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, बताओ बेटा। किस केस में कहा गया एग्रीमेंट बाय माइनर इज वॉइड, तो इसका आंसर बेटा है 9th का सेकंड, दैट इज मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में ये बात बोली गई थी, ये हमारा 1903 का था कि एग्रीमेंट जो माइनर के द्वारा है वो वॉइड होगा। तो मोहरी बीबी 1903 का केस था जो एक लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट है बात करता है, इस केस में कहा गया था प्रीवी काउंसिल का केस है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर बाय द माइनर, कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के द्वारा वॉइड अब इनिशियो है, ठीक है। अगला बताइए, एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस इट ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम इट इज मेड, दिस वाज लेट डाउन इन द केस ऑफ। ऑफर कैन नॉट बी, ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता अनलेस इट इज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम इट इज मेड, ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जब तक जिसको करना है उसकी नॉलेज में ना आ जाए। बिल्कुल सही बात बेटा, ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरव जित में कहा गया, यहाँ पे क्या वो सर्वेंट जो था वो उसके नेफ्यू, एक वहां पे नेफ्यू खो गया, तो अंकल ने अनाउंस किया जो भी मेरे भतीजों को ढूंढ के लाएगा, नेफ्यू को ढूंढ ले, आई विल गिव हिम रिवॉर्ड। लेकिन जो ऑनर जो सर्वेंट था वो ये ऑफर से पहले ही चला गया और ढूंढ के ले आया, बाद में किसी ने उसे बताया कि उसने आपने के ऑनर ने ये ऑफर ये रिवॉर्ड अनाउंस किया था, तो लेटर क्लेम करने गया, बट जो ऑनर ने कहा यू डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, तो हाउ यू कैन से दैट, तो इसलिए इसको नहीं मिला। तो 10th का ए लालमन शुक्ला वर्सेस गौरव, ठीक है। ये हमारी आप सभी को पता है लॉ ऑफ मैराथन चल रही है, मैंने परसों ये क्लास कराई थी यूट्यूब पे आप लोगों को 11 बड्डा पे, लॉ ऑफ क्राइम, तो ये क्लास भी लेना ना भूलिएगा। हर क्लास को मैं 2-3 तरीके से करा, मतलब एक तो आपको 11 बड्डा पे मिलती और वैसे ही 2 क्लासेस
मतलब अलग क्वेश्चन उस यूनिट के आपको दो यूजीसी नेट लॉ में। अच्छा, तो कंबाइंड तरीके से आप बेटा पढ़ते हैं, और मेरा क्वेश्चन हमेशा टारगेट है कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, तो मैक्स ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को विद कॉन्सेप्चुअल रिवीजन के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि आपको बहुत फायदा मिल सके।